Yes, welcome back guys to India's largest e-learning platform GradeUp, and guys today we are here in the Achievers Corner, and today we are having Digvijay Singh Bora with us. He has secured All India rank 52 in GATE 2021 examination. So guys, in this Achiever Corner we are always coming with some of the top ranked students, and we are having interaction with them, and we are asking them the genuine question, general question which are always there in every student's mind कि सर तैयारी कैसे करनी चाहिए, what are the hurdles they have faced in their journey of preparation, how they have worked over that, how many test series they have performed, and in which way they have started their preparation and when they started their preparation, all those kind of questions जो कि आप सभी लोगों के मन में चल रहे होते हैं. ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे आज दिग्विजय से, who have secured AIR of 52 in this GATE 2021 examination. So guys, let us start this session with that. और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो सब आपके बिहाफ पे मैं दिग्विजय से पूछूंगा आज, और ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक पाथ दिखाएंगे आपकी जर्नी में, डेफिनेटली जो आपको हेल्प करेगी आपकी जर्नी में ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गेट ESC एंड ऑल. क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जर्नी में कुछ चीजें सिमिलर रहती हैं, जैसे हर्डल डिफरेंट तरह के जो आते हैं उनके सॉल्यूशंस, किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, वो सब आपको एक अच्छी गाइडलाइंस मिलेंगी. क्योंकि जिन्होंने अभी रिसेंट में किया है, obviously that guidelines will be helping you और आप उनको फॉलो कर सकते हैं. So दिग्विजय, I would like that कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को कि किस मतलब अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. सर, मेरा नाम दिग्विजय सिंह बोरा है और मैं 2018 पास आउट हूँ मैकेनिकल ब्रांच से. मैंने अपना ग्रेजुएशन गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नागर से किया है, जो कि उत्तराखंड में है. और मैं अभी फ़िलहाल PSU के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ. और इस ईयर मैंने गेट में ऑल इंडिया रैंकिंग 52 हासिल किया है. और ओके, फाइन. सो दिग्विजय, जनरली जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मुझे पूछूंगा कि जैसे आपने जब गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जैसे कि आप बता रहे हैं 2018 पास आउट है, तो आपने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कब से किया था? जैसे कुछ स्टूडेंट सेकंड ईयर से ही कर लेते हैं, कुछ थर्ड ईयर से करते हैं, कुछ बीटेक कंप्लीट होने के बाद से करते हैं. सो कब आपने प्लान किया था कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर करूंगा PSU जाने के लिए? सो वेदर यू हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग द बीटेक ओनली और आफ्टर बीटेक, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर गेट 2021, और सॉरी नॉट गेट 2021, फॉर गेट. यस सर, फाइनल ईयर में जब हमने एडमिशन ले लिया था, हमारा रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो गया था, उसके बाद से तैयारी हल्की फुल्की स्टार्ट कर दी थी. लेकिन ऐसे कॉलेज के टाइम पे तो थोड़ा बहुत ही है, तो मतलब वहीं से स्टार्ट हो गई थी. फिर धीरे धीरे करके तैयारी बढ़ते रही, जिस तरीके से ईयर पास होते रहे. ओके, सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अचीवर्स कॉर्नर में बहुत सारे लोगों से मिले. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था. दिग्विजय हैज सेड दैट ही स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन ड्यूरिंग फाइनल ईयर ओनली, और उसके बाद फाइनल ईयर मींस ही हैव स्टार्टेड फ्रॉम 7th सेमेस्टर बेसिकली. ओके, सो गाइस, डेफिनेटली इन कॉलेज लाइफ सम ऑफ स्टूडेंट फील्स लॉट ऑफ हर्डल्स, बहुत सारी बाधाएं भी आती है, और अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग व्यूज होते हैं. कुछ लोग फाइनल ईयर में क्रैक करते हैं, कुछ लोग जॉब के ड्यूरिंग क्रैक करते हैं. आई फील दिग्विजय विल बी वन ऑफ देम. तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट तरीके से तैयारी करने की होती है. तो गाइस, एक और चीज जनरली जो माइंड में आती है, सो दिग्विजय, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग कि जब आपने गेट और ESC की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसा आपने कहा PSU आपका टारगेट था, सो व्हेन यू वर डूइंग योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन स्टेज में कौन कौन से हर्डल्स आपने फेस किए जिसमें आपको लगा कि नहीं, मतलब ये दिक्कतें आई और जिसके कारण चीजें डिले हुई, या जिसके कारण आपको कभी डर भी लगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं? कौन कौन से हर्डल्स आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आए, एंड हाउ यू हैंडल दोस काइंड ऑफ हर्डल्स? सर, सबसे बड़ी हर्डल तो यही थी कि 3 बार गेट दे दिया था और रैंक ठीक ठाक नहीं आ रही थी, तो डिमोटिवेट होता था कि इस बार भी अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये वो. तो फिर हाँ, ये ऐसे थॉट्स तो आते रहते हैं सुबह डेली. मतलब एक मोटिवेशन वीडियो देख ली, फिर तैयारी करते रहे और फिर आज रिजल्ट सामने है. गाइस, जैसा मैंने कहा कि अचीवर्स कॉर्नर में आपको सब तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे. कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फाइनल ईयर में बहुत अच्छा रैंक ले आए. कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 2-3 साल ड्यूरिंग जॉब प्रिपरेशन की,
जैसे दिग्विजय आपको बता रहे हैं कि 3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इस साल फाइनली किया। सो गाइस इससे हमें एक चीज सीखने को जरूर मिलती है कि अगर हम हिम्मत नहीं हारे और अब कंटिन्यूअसली एक चीज के पीछे अगर हमें करना ही है, अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन सक्सेस हमें मिलती है। सो दिग्विजय, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितने टेस्ट देने चाहिए, सो विल यू रिकमेंड कि कुछ ऐसा नंबर है या जितने मैक्सिमम उसके उतने देने चाहिए? और दूसरी चीज जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज्यादा दे या फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा दे, तो इसके बारे में अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, हाउ यू हैव डन दैट? हाँ सर टेस्ट सीरीज जितनी मैक्सिमम दे सको, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी दे सको उतनी कम है। और किस टाइप के टेस्ट देने चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस स्टेज में है। जैसे अगर टाइम अभी गेट में काफ़ी कम है, जैसे अभी जो तैयारी कर रहे हैं गेट की, उनके लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट, फिर सब्जेक्ट टेस्ट, ऐसे दे रहे फिर और फिर फुल लेंथ टेस्ट तब देने चाहिए जैसे अक्टूबर नवंबर इस टाइम, जब पूरा एक बार सब कुछ हो जाए तब जाके फुल लेंथ देने चाहिए। तो मतलब वो भी 5-6 महीने पहले देने चाहिए कम से कम, ताकि एकदम से फिर पैनिक ना हो, फिर लास्ट में नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहले सब कुछ देती है और लास्ट में जब 3-4 महीने बचते हैं तब फुल लेंथ टेस्ट देते रहे। और टेस्ट जितना दे सकते हो उतना कम है, पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेट में गलतियाँ बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा बहुत होते हैं, मेन क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें अपनी गलती नहीं करनी है, बस ये चीज़ टेस्ट सीरीज से ही दूर होती है और जितना दे सको उतने कम है। बिल्कुल। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मतलब ये तो इस पर सभी स्टूडेंट और एग्री करते रहे कि सर टेस्ट जितने ज्यादा उसके उतने देने चाहिए, और ऑब्वियसली पहले टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ आप जाए, फिर सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद फुल लेंथ। सो कुछ लोग ना इंतजार करते रहते हैं कि सिलेबस पूरा हो जाए तब, क्योंकि ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट ज्वाइन ही जैसे जून में करते हैं, अब उनका तो सितंबर अक्टूबर में सिलेबस पूरा नहीं होगा, उनका तो ऑब्वियसली नवंबर दिसंबर तक जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सिलेबस पूरा होने का वेट करना चाहिए फुल लेंथ देने के लिए, या 70% हो जाए तो ही देने शुरू कर देने चाहिए? क्योंकि आफ्टर ऑल हमें तो पता है हम कितने सिलेबस के साथ जा रहे हैं, हमें तो बेसिकली देखना है कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं। So don't you feel कि अगर कोई लेट भी ज्वाइन कर रहा तो he had to start just after 70% सिलेबस भी हुआ तो भी एक अच्छा खासा टाइम फुल लेंथ के लिए मिलना चाहिए? इस पर अगर दिग्विजय आप कुछ कहना चाहें स्टूडेंट से। हाँ सर ऐसा वेट नहीं करना चाहिए फुल सिलेबस का, पहली बात, क्योंकि सर एक टाइम ऐसा है, अगर आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी तैयारी कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो उसमें तो ऐसा है नहीं कि आप कभी आप फुल कर लोगे। मैंने भी अभी कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो छोड़ दी होंगी, तो वो हर बार ही होगा, वो उसको आप इस बार भी है, अगली बार भी होगा, उससे अगली बार भी होगा। तो जैसे आपका मतलब जैसे टेस्ट आपने 4-5 महीने कम से कम पहले फुल लेंथ दे देनी चाहिए, चाहे आपका 60% सिलेबस हो, 70% हो। अगर फिर आपको देखते रहोगे तो टेस्ट से आपको अंदाजा आता रहेगा, लगता रहेगा कि कहाँ पर तक देना चाहिए, कहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन टेस्ट तो पहले ही दे देनी चाहिए, क्योंकि वेट करोगे तो फिर वेट ही होते रहता है। तो बिल्कुल सही। यस, सो गाइस, जैसा मैं हमेशा आपसे कहता ही रहता हूँ कि जैसे आपका 60-70% सिलेबस भी अगर होता है तो यू हैव टू स्टार्ट। बेसिकली होता ही है कि स्टूडेंट्स ये इंतजार करते रहते हैं कि कब तक सिलेबस पूरा होगा हमारा, कब हम करेंगे, क्योंकि चलो आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे भी सिलेबस पूरा होगा, उसके बाद आपका नहीं हुआ होता, कई बार आप कोई सब्जेक्ट छोड़ देते हो, फिर आप उसके पूरा होने का इंतजार करते करते दिसंबर आ जाता है, फिर आपको लगता है भाई 1 महीना बचे टेस्ट दे के रिवीजन करें, फिर आप रिवीजन करते हो तो जो गलती आप टेस्ट में करने वाले थे वो एग्जाम में कर देते हो, और एग्जाम में करते हो तो फिर रैंक सिंगल से डबल से ट्रिपल और ट्रिपल से 4 और 4 से 5 डिजिट कब चली जाती है पता ही नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों से अगर आपको बचना है तो टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि गलतियां तो हर स्टूडेंट करता है। अब वो गलतियां आप टेस्ट में करोगे या पेपर में, ये आपको डिसाइड करना है। तो गाइस डेफिनेटली, और एक और क्वेश्चन जो कि कॉमनली सभी स्टूडेंट के माइंड में रहता है दिग्विजय, वो होता है शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड। जैसे जब हम शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें मामला ये है कि कुछ लोग, जैसे मैंने अभी काफी इंटरव्यूज लिए और मेरा भी अपना जो ओपिनियन रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जैसे शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए नहीं, क्योंकि कुछ फैकल्टीज बोलते हैं कि बिना शॉर्ट नोट्स से कुछ हो ही नहीं सकता। इवन गूगल पे जैसे शॉर्ट नोट्स, टॉपर शॉर्ट नोट्स करके मिलते हैं तो स्टूडेंट्स से भी कंफ्यूज होते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि मतलब कि सर अगर हम फुल नोट्स भी पढ़ रहे हैं तो जैसे AIR4 वी हैव अ मीटिंग विद देम आल्सो, तो ही वाज आल्सो माय स्टूडेंट एंड ही सेड दैट सर कि ऐसा मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रिपरेशन करते हो। तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और अगर बनाए थे और इंपॉर्टेंट है तो आपने कैसे उसको यूज किया था? हाउ यू हैव यूज्ड दोस शॉर्ट नोट्स, ये बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूंगा।
तो दिग्विजय प्लीज थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि शॉर्ट नोट्स के बारे में आपका क्या व्यू है। यस सर, जैसे ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जैसे मैंने तो बहुत ही लंबी तैयारी की है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मैं सुबह से शाम तक जितना पढ़ा, लास्ट में 9 बजे के बाद से 9 से 11, मैं शाम को 11 बजे सो रहा था, तो 9 से 11 बजे के बीच में जितना भी आज तक पढ़ा है वो डेली रिवाइज करता था। तो मैंने बहुत बार रिवीजन किया, फिर भी कुछ अगर छूट जाए तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को, वो पर्टिकुलर पॉइंट को एक कॉपी में लिख दिया बस। उसके अलावा ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, मतलब जो बार बार रिवीजन करने पर भी नहीं हो रहा है उसको एक जगह पर लिख दिया, और फिर वो हर समय, मतलब कुछ समय बाद फिर देखते रहा। तो मतलब मेन टॉपिक वो है कि आप पे डिपेंड करता है कि अगर कोई स्टूडेंट जिस हिसाब से वो उस हिसाब से अपने नोट्स बनाए। और जहाँ तक बात है टॉपर नोट्स की, तो टॉपर नोट्स वो उसने अपने हिसाब से कस्टमाइज नोट्स हैं उसके, तो आपको अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन जो चीज़ें आपको बार बार याद नहीं हो रही हैं उसको एक कॉपी पे लिख दिया, वही शॉर्ट नोट्स। बिल्कुल। तो गाइस, जैसा कि मैं भी हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की बचपन से आदत रही है लिख के देखने की, ऐसे लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स एक अच्छी चीज हो सकती है। और जिन लोगों की ऐसी कोई हैबिट नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि शॉर्ट नोट से होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं, उन्होंने जो अपने नॉर्मल नोट से पढ़ते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे प्रिपरेशन करते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको बनाने ही पड़ेंगे। और रही बात टॉपर्स शॉर्ट नोट्स की, तो गाइस जब नोट्स बना रहे थे तब उनको नहीं पता था कि वो टॉप करने वाले थे। तो ये सिर्फ मतलब एक बाद में ऐड की हुई चीजें रहती है, तो इन सब चीजों में ज्यादा आपको महकना नहीं चाहिए। So obviously yes, so if you have a habit of writing everything तो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्शन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो द सेम व्यू दिग्विजय इज हैविंग आल्सो। अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट लगते हैं जहां आप गलतियां कर रहे हो बार बार, तो उन पॉइंट्स को ऐड करना बहुत जरूरी है। जैसे टेस्ट में भी आप कोई कर रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हिल रहा, कोई क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड करिए ताकि अगली बार वैसा है तो आप कर पाए। तो ये डेफिनेटली करने की जरूरत है और इस पर आपको डेफिनेटली फॉलो भी करना पड़ेगा। तो दिग्विजय, जनरली जैसे होता है, जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि हमें ऐसा भी फील होने लग जाता है कि अब नहीं हो पाएगा, और हम बिल्कुल एकदम हिम्मत हार से देते हैं। और खास करके ऐसा होता है सितंबर अक्टूबर के टाइम, क्योंकि शुरुआत में स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेटेड होते हैं प्रिपरेशन को लेकर के। उस समय उनको लगता है, उनको फील नहीं करते कंपटीशन के बारे में बहुत ज्यादा, पर सितंबर अक्टूबर में आके उनको ऐसा लगने लगता है कि इतने लोग पेपर दे रहे हैं, जब टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको पता लगते हैं, फिर उनके मन में आने लगता है पता नहीं होगा कि नहीं। और ऐसे समय पे कुछ लोग हिम्मत हार के इवन प्रिपरेशन तक छोड़ देते हैं, दे फील कि अब तो अगले साल ही करेंगे। तो क्या, और डर लगना, मतलब ये तो जनरली सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है ऐसा मुझे लगता है। इवन जो फर्स्ट रैंक है उसको भी कभी ना कभी डर लगा होता है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था, और एंड इफ इट हैपेंड टू यू, हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन? हाँ सर, ऐसा तो होता है। सर जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे गेट के फाइनल एग्ज़ाम में 85.52 नंबर आए थे, लेकिन इससे पहले जब मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे मैक्सिमम 80 से ऊपर 2 बार गए थे। इसमें एक बार 81 पॉइंट समथिंग आए थे, एक बार 82 पॉइंट समथिंग आए थे। तो मेरे केवल 2 बार 80 से ऊपर गए थे, उससे ऊपर मेरे 80 से कभी किसी फुल लाइन टेस्ट में आए नहीं। तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन में बस ये कुछ एक मोमेंट की बात होती है। जैसे आपका एक क्वेश्चन अगर हो गया, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो मोटिवेट हो जाओगे, वरना डिमोटिवेट हो जाओगे। पर अगर आप मोटिवेट हो या डिमोटिवेट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। तो बाकी ये डिमोटिवेशन से कुछ नहीं होता, बस कुछ समय का होता है। और चाहे आपका अगर आपने उस टेस्ट में अच्छा कर दिया तो आप मोटिवेट हो जाओगे, फिर अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो फिर आगे आते आते फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन ये सब सेकंड्स का होता है, और बाकी करते रहो, बस लगे रहो, चाहे अच्छे नंबर आए या बुरे नंबर आए, बस करते रहो, कभी ना कभी तो होगा ही होगा। Yes, definitely. So guys, consistency, regularity, ये चीजें बहुत मैटर करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कि आप एक ओवरनाइट पढ़ के और अच्छे मार्क्स ले आओगे। डेफिनेटली ये चीजें मैटर करती है। और वैसे भी अगर जहाँ तक मोटिवेशन डिमोटिवेशन की बात है, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई आपको थ्रू आउट द लाइफ हर समय कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। जैसे अगर हम दूसरों पर डिपेंड करेंगे तो कोई हर समय आपको, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई वीडियोस हो, हर समय कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं रख सकती अगर आपके साथ सेल्फ मोटिवेशन है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो दिग्विजय ऐसा भी होता है जैसे हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे बहुत दिल के करीब आ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हमें बहुत बेकार लगते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट जो कि आपके फेवरेट रहे हो, कुछ सब्जेक्ट जो आपको लगता हो कि यार ये तो, और अगर ऐसा है तो गेट की प्रिपरेशन के लिए क्या सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट सिर्फ है, आपको सभी सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं? और अगर ऐसा है तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करें? हाँ सर, बिल्कुल सर, कुछ सब्जेक्ट फेवरेट होते हैं और कुछ थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन आपको मतलब किसी भी स्टूडेंट को हर एक चीज़ तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि अब कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो जब तक 85 के 80 में ऐसे मार्क्स आए तो PSU मिलना काफ़ी टफ होता है। तो जो PSU लिए टारगेट कर रहे हैं उन्हें 80+ तो लाने ही पड़ेंगे। तो अगर अगर स्टूडेंट ने एक ही मतलब अपने फेवरेट सब्जेक्ट पढ़े, कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देगा फिर तो, अगर फेवरेट सब्जेक्ट की बात होगी तो फिर PSU मिलना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए सबको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सब में थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। यस गाइस, सो सीधी सी बात ये है कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो ऑब्वियसली 80+ लाना 100 में से, क्योंकि कुछ मार्क्स तो आप ये भी मान के चलो गलती भी करके आओगे एग्जाम में। और इंग्लिश भी बहुत लोगों की अच्छी नहीं होती, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 96 मार्क्स का एग्जाम है, वो 100 का नहीं है, क्योंकि 4 नंबर की इंग्लिश के बारे में यू कैन नॉट से एनीथिंग इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर दैट। सो जनरली ऐसा भी होता है। ऑब्वियसली आपको सभी सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा कमांड होना जरूरी है, और जो आपके वीक भी है उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें नहीं हो पाएंगी, ये तो ऑब्वियस है। सो गाइस, ये भी है ऑब्वियसली। और दिग्विजय, अगर आप अपनी तरफ से कोई स्पेशल टिप्स स्टूडेंट्स को देना चाहें, और आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट थे और कौन से आपको डिफिकल्ट लगते थे, और उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट तो थर्मल और डिजाइनिंग के सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो और थोड़ा प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये थोड़ा इसमें पता नहीं कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाते थे। तो प्रोडक्शन में तो जितना पढ़ लो, बहुत एक वास्ट सिलेबस है, तो इसमें मतलब ये थोड़ा लंबा लेंथी लगता था। लेकिन बाद में एग्जाम मतलब गेट लेवल में ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन आते नहीं है, तो नॉर्मल ही आते हैं बस आपको। और मेरी स्टूडेंट्स की यही रिक्वेस्ट होगी कि पढ़ाई जितनी भी करो, टेस्ट बहुत दो, जिससे कि आप ये मतलब आपको कम आते हुए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम मार्क्स अपने अटेन कर पाओ। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आपने सब कुछ ही क्यों ना पढ़ लिया हो। तो मेन यही कि टेस्ट पूरे दो और पढ़ो भी अच्छा, लेकिन टेस्ट भी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, जैसा कि दिग्विजय ने आपसे शेयर किया कि ऑब्वियसली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये कुछ ऐसा है जैसे आपने मूवी देखी होगी उसमें सबका पसंदीदा फल आम ही होता है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, सबका फेवरेट सब्जेक्ट थर्मल होता है। जब जितने भी स्टूडेंट से मिले सबने थर्मल अपना फेवरेट ही बताया, इवन मैं भी जब पढ़ता था तो थर्मल वाज माय फेवरेट। ये कुछ है थर्मोडायनेमिक्स की तरफ सब स्टूडेंट्स का खास लगाव होता है, तो डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली जैसे जहाँ तक प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल की बात है, मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा, बट डेफिनेटली वास्ट जरूर है। तो इसलिए कई बार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस तरीके के चेंज होते रहते हैं कि समझ नहीं आता किस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा और कैसे हम उसको करेंगे। तो उसके लिए टेस्ट आप दोगे तो डिफरेंट टाइप्स कवर होती चली जाएगी, तो हमें कुछ उसमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है। और डिजाइन सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, तो डिजाइन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होगे, उतना वो इजीली बनते चले जाएंगे। ठीक है। सो गाइस, जैसा दिग्विजय ने बोला कि जहां तक क्वेश्चंस की भी बात है तो गेट में एक लिमिट है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं पूछ लेते हैं वो लोग, एक ट्रेंड भी बना हुआ है। तो ऑब्वियसली इस चीज को भी आप फॉलो करें, प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो आपको खुद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल तक आपको कौन से सब्जेक्ट्स करने की जरूरत है। ठीक है। सो गाइस, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज मैं दिग्विजय आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे एग्जाम के समय जो 3 घंटे होते हैं, आई फील कि वो 3 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो 3 घंटे अगर हमारा मेंटल सही हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम आती हुई चीजें भी गलत कर देते हैं, है ना। तो उस 3 घंटे में कैसे आपने खुद को काम रखा कि आप बढ़िया परफॉर्म कर पाए, उसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़े से टिप्स दें स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो 3 घंटे बहुत ही अहम होते हैं, क्योंकि पूरे साल की प्रिपरेशन का रिजल्ट देने का वो 3 घंटे समय होता है। हाँ बिल्कुल सर, वो 3 घंटे ही सबसे मेन डिसाइडिंग होते हैं, क्योंकि बाकी समय तो हमने तैयारी की है, एग्जाम तो उसी टाइम पे है, क्वेश्चन उसी टाइम पे करने हैं। तो बेसिकली यही है कि आप एक जगह कि जब आपने क्वेश्चन पेपर मतलब एग्जाम में बैठे हुए हो तो क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करो। ये वैसे तो ये भी सब हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैंने जो किया था
मैंने जो पहले से स्टार्टिंग से एक एक करके करते गया, जो आए सबसे पहले उन्हें कर लिया, ताकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या जो नहीं आ रहे हैं उस समय पे, वो बाकी जो आ रहे हैं उन पे कोई इफेक्ट ना डालें। तो पहले जो आते गए उन्हें करते गया, और फिर दोबारा एक राउंड में आया तो फिर जो उस समय नहीं हुए थे या थोड़ा लेंथी थे तो उन्हें बाद में किया। तो मतलब ये स्ट्रेटजी वैसे सबकी अलग अलग होती है, कोई इस तरीके से कोई 1 नंबर के पहले करता है, कोई 2 नंबर के पहले करता है कोई। बाकी अगर आप कंटिन्यूसली करते रहोगे तो कभी पैनिक नहीं होगे। अगर जैसे आपने ऐसा क्वेश्चन किया जो लेंथी है या नहीं हो रहा है, लास्ट में आपने किया सॉल्व, आंसर नहीं आया, मैच नहीं किया, तो आपको डर तभी लगेगा जब ऐसा हो रहा हो। तो जो बहुत लेंथी लगे या थोड़ा टफ लगे तो उससे पहले ही छोड़ दो, दोबारा आके कर लो। और काफ़ी टाइम ये भी होता है कि जो हमने फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट किया वो सेकंड टाइम पे अटेम्प्ट किया ना आए, और सेकंड टाइम पे अटेम्प्ट किया तो आ गया। तो इस तरीके से भी होता है, इसलिए बाकी ये भी अपनी सबके अलग अलग होती है। बस मैंने तो पहले जो हो गए थे जो इजी थे रिलेटिवली उन्हें पहले किया, बाकी दूसरे राउंड में जो नहीं आया। ग्रेट। सो गाइस, ऑब्वियसली सभी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कुछ लोग 2 मार्क्स वाले पहले करते हैं, कुछ लोग 1 मार्क वाले पहले करते हैं। और 2 मार्क्स में भी अगर आप नहीं अटकते हो तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में कर सकते हो। और आपको लगता है कोई क्वेश्चन में अगर आप श्योर नहीं हो तो उसको उस समय अटेम्प्ट ना करके लास्ट में करना बेहतर रहता है, ताकि वो कम से कम और क्वेश्चंस का टाइम ना खाए। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन में अगर आपका समय खराब हो गया तो फिर आपको वैसे ही टेंशन हो जाती है कि अब आगे हम क्या करेंगे। तो इसलिए इन चीजों पे काम करना बेहद जरूरी है, और ऑब्वियसली चाहिए, तभी कुछ काम बनेगा। So one more question, दिग्विजय, I would like to ask you कि गेट एग्जाम में आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लक फैक्टर काम करता है क्या? तो लक फैक्टर के लिए सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग मानना है। जैसे अब तक जो भी हमने इंटरव्यू लिए, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर लक फैक्टर में मैं ये मानता हूँ कि एग्जाम के दिन आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, यही है लक फैक्टर, कि फिजिकली आप सही हो, मेंटली आप सही हो, यही लक फैक्टर है। अगर उस समय सही है तो डेफिनेटली बस यही है लक फैक्टर, बाकी तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। तो व्हाट डू यू फील कि क्या लक फैक्टर इज देयर और ओनली हार्ड वर्क इज इनफ फॉर दैट? हाँ सर, लक फैक्टर तो इस तरीके से काम करता है कि जैसे आपने कुछ पढ़ा, मतलब कुछ टॉपिक छोड़ दिया, बाई चांस कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, कुछ टॉपिक छोड़ दिया और वो आ गया वहाँ, और तो यही बैड लक है। और बाकी अगर इसमें जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है अच्छी ढंग से तो शायद ही कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो छूट जाए। जैसे मैंने जब टेस्ट दे रहा था तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो खाली वैल्यू चेंज हुई थी उनके, और वो क्वेश्चन जिसको आ गए थे, बस बाकी खाली वैल्यू चेंज हुई थी। तो कभी ये आपका लक है कि आपने किया था उसी टाइप का आ गया। तो ये 4, 5 या 10 मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक आपने पूरा पढ़ा है तो फिर ये लक नहीं हुआ। फिर तो बाकी आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जैसे आपने एक दिन पहले किस तरीके से आप अपने आप को अपना टाइम स्पेंड करते हो उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपने साल भर प्रिपरेशन की है और तो फिर आपको, अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से की है तो शायद ही कुछ ऐसा होगा कि आपको कोई बैड लक हो। बाकी एग्जाम में तो उस समय अपना माइंड को काम रखो, बस यही है। बाकी बैड लक तो कुछ है नहीं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कुछ ऐसा बैड लक। Okay, fine. One more question I would like to ask you, दिग्विजय, कि how GradeUp helped you in your preparation journey? GradeUp ने आपको किस तरीके से हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, और इसके बारे में अगर आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बताएं तो वो भी बहुत एक एडवांटेज पॉइंट होगा, ताकि स्टूडेंट भी उस तरीके से यूज करें। हाँ श्योर सर। GradeUp मेन चीज़ तो इसमें एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मेन चीज़ टेस्ट है, और प्रिपरेशन तो एक लिमिट तक आपकी जितनी पढ़ाई की है वो काम आती है। बाकी उसके बाद तो फिर टेस्ट जितने दोगे उतना ही है। और GradeUp में सर मेन चीज़ यही थी कि मैंने बहुत सारे टेस्ट किए, और काफ़ी, तो जैसे कि मैंने बताया पहले, काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो खाली वैल्यू चेंज होकर के आ गए थे। तो अगर GradeUp में अगर लोग टेस्ट खरीदते हैं, GradeUp से प्रिपरेशन करते हैं, तो स्टूडेंट को काफ़ी बार ऐसा सवाल मिल सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सके। और अगर डायरेक्टली ना भी आए तो एक फील आ जाती है एग्ज़ाम की बिल्कुल फील आ जाती है। तो मैंने तो टेस्ट दिए हैं तो मुझे पता है, काफ़ी बहुत लंबे समय से मैंने टेस्ट दिए हैं। तो यही है सर कि जितना टेस्ट दे सको उतने कम है। इस गाइस, तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हुए कि GradeUp पे स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेज भी रहते हैं, और जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन से डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट बैचेस चलते हैं GradeUp पर। जैसे मिशन ISRO मार्क इज देयर फॉर दैट, ESC पेपर 1 इज डिफरेंट बैच इज देयर,
एंड विजन बैच इज देयर फॉर कंप्लीट गेट ईएससी प्रिपरेशन। इसी तरीके से एचपीसीएल का भी बैच लॉन्च हो रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट बैचेस चलते रहते हैं और वो स्ट्रक्चर्ड लाइफ कोर्सेज रहते हैं। ग्रेड अप की सबसे खास बात है कि कोई भी बैच लॉन्च होता है तो आपको पहले दिन स्टडी प्लान मिल जाता है। आपको पता होता है कि पूरे साल कौन सी टीचर कौन से दिन में कौन सी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, और आफ्टर एवरी क्लास देयर इज अ क्विज देयर, तो आपको साथ साथ ये भी पता लगता है जो आपने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन आप कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सबसे अच्छी चीजें हैं। और इसके अलावा कुछ और चीजें भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि दिग्विजय ने कहा ग्रीन कार्ड टेस्ट सीरीज, तो हर जगह आप कभी भी टेस्ट सीरीज जाओगे तो लोग गेट के लिए अलग देते हैं, ईएससी के लिए अलग, बट ग्रेड अप पे ग्रीन कार्ड में सभी टेस्ट सीरीज है कि ग्रीन कार्ड में इंक्लूड होती है। तो आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज दे सकते हैं डिफरेंट एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न ही है जो डिफरेंट, टेक्निकल सिलेबस सभी का सेम है, बस अगर कहीं डिफरेंस है तो एग्जाम लेने के तरीके में, जैसे यूनिक सम्स का अलग तरीका है, गेट का अलग तरीका है, एचपीसीएल का भी अलग तरीका होने वाला है। तो डिफरेंट एग्जाम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। सिमिलर चीज अगर आपने पहले देखी हुई होगी और वही चीज आपको परफॉर्म करनी है दोबारा, तो रिपीटेशन ऑलवेज बिकम्स इजी। When we are going for first time for something, then it becomes difficult, है ना। तो और इसके अलावा जैसे ग्रेडअप ऐप पर बहुत सारे स्टडी प्लान्स, क्विजेस और फ्री लेक्चर्स चलते रहते हैं। 5 to 6 लेक्चर्स आर देयर एवरी डे फॉर बाय डिफरेंट फैकल्टीज। तो आप वैसे भी पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब सिर्फ पेड कोर्सेज ही नहीं, फ्री कोर्सेज और फ्री सीरीज और फ्री टेस्ट वगैरह भी बहुत कुछ है। तो आप डिफरेंट उसका एडवांटेज ले सकते हो। जो भी क्लासेज होती है उसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल रहती है साथ साथ। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं, तो आप डिफरेंट तरीके से ग्रेड अप का एडवांटेज ले सकते हो। सो गाइस, दिग्विजय से हमने सब कुछ जाना और दिग्विजय ने टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस भी बताया और हाउ ग्रेड अप हेल्प हिम, ये भी उन्होंने बताया। कुछ स्टूडेंट्स ग्रेड अप जो शेड्यूल प्रोवाइड, इवन फ्री ऐप पे अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो उस पर भी काफी कुछ होता है। जैसा कि इवन मैं शेड्यूल की बात करूँ, एक स्टडी प्लान वहां पर मेंशन होता है, आप जिसको फॉलो कर सकते हो, क्विजेस होती है और फ्री सीरीज होती है, सब कुछ होता है। तो आप डेफिनेटली उसका पूरा एडवांटेज ले सकते हैं गाइस, जैसा कि दिग्विजय ने आपसे शेयर भी किया टेस्ट सीरीज वाला एक्सपीरियंस। So guys, this was about Digvijay's experience and this was about the grade up. So guys, with this we'll conclude this interview, यहीं पर complete कर रहे हैं। और I would like to say thanks to दिग्विजय on behalf of all of you कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और काफी स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेंगे और इन चीजों को फॉलो करेंगे जो उन्हें लगता है कि उनके लिए अच्छी है, वो अपनी उन चीजों को अपनी लाइफ में और अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ऐड करके अच्छा परफॉर्म करेंगे, लाइक दिग्विजय ओनली। ओके, so this was all about the interview. So guys, at the end I will say ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। तो गाइस बने रहिए ग्रेड अप के साथ, और इवन आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कोई भी और हेल्प चाहिए हो, सजेशन चाहिए हो, so we are always there to help you. So goodbye guys for this session. Thanks for joining.